हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरएनए को समझेंगे, आरएनए वर्ल्ड को देखेंगे, आरएनए की दुनिया को समझेंगे। आरएनए कहता आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहले समझेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल को हम लोग समझेंगे। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल ये क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल अ मटेरियल और सब्सटेंस कैपेबल टू इनहेरिट जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। क्या कहता है जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? आ सब्सटेंस। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो कहता है आ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वह सब्सटेंस जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, पहुंचा सकता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। देखिए जेनेटिक मटेरियल अवश्य ही न्यूक्लिक एसिड से बना होगा, यानी कहता है कि द एलिमेंट्री कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज। तो जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होगा? तो जेनेटिक मटेरियल जो बना होगा वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बना होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वैसा कंपाउंड से बना होगा जिसका एक कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के कंटेनिंग कंपाउंड से या जिसे कहे न्यूक्लिक एसिड से बना होगा। यानी ये जो सब्सटेंस होंगे कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, वो न्यूक्लियस में ही सिर्फ पाए जाएंगे। वे वैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो केवल न्यूक्लिक में पाए जाएंगे न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे। तो कहता है क्या? कहता है जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मटेरियल अवश्य ही कोई ना कोई न्यूक्लिक एसिड ही होगा। और यह एविडेंस है कह रहा कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है वो न्यूक्लिक एसिड के अराउंड ही घूमेगा। यानी आपका कहता है क्या कि बेसिक लाइफ प्रोसेस खासकर बात किया जा रहा है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर एनर्जी प्रोड्यूस करना। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, कंपाउंड में, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना और उसे इसेंशियल एनर्जी ऑब्टेन करना। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। ट्रांसलेशन मतलब कि कोई जेनेटिक मॉलिक्यूल क्या मैसेज ला रहा है
जेनेटिक मॉलिक्यूल द्वारा लाए गए मैसेज को पढ़ना, इंफॉर्मेशन को डीकोड करना। तो ट्रांसलेशन का मतलब हो गया डीकोडिंग, डीकोडिंग जेनेटिक मैसेज। जो जेनेटिक मॉलिक्यूल आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन क्या कहना चाह रहा है उसको पढ़ना, दैट इज ट्रांसलेशन। एंड स्प्लाइसिंग, आवश्यकता पड़ने पर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को, जेनेटिक मटेरियल को तोड़ना, जेनेटिक मटेरियल को बांटना, कटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को किसी खास जगह से तोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो कह रहा है क्या, अगर हम बात करें जेनेटिक लाइफ प्रोसेस की, जेनेटिक लाइफ प्रोसेस की, तो उसमें आता है मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन। ये सब के सब जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस हुए, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस आरएनए के अराउंड ही इवोल्व हुए। जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस खासकर मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ईटी से कर दिया है और है लेकिन उसका नाम नहीं दिया है, बट कम से कम 3 तो आप याद रखिएगा। किसके अराउंड इवॉल्व हुआ, तो इट इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुआ। तो करा मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुआ। अब कह रहा है कि आरएनए जो था राइबोस न्यूक्लिक एसिड था, इसका हम लोग 2 तरह से उपयोग किए। एक तो कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में यूज किए, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के रूप में यूज किए जो लाइफ प्रोसेस को, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस यानी ट्रांसलेशन, मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग को स्पीड अप कर सके, कंप्लीट कर सके। और दूसरा जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज किए। तो ये जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, ये किसका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है। यूकैरियोट्स के सम ऑर्गन्स का जेनेटिक मटेरियल है ना। वैसे मेनली प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम कैटालाइज्ड बाय आरएनए कैटालिस्ट, नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। अब कह रहा है क्या कि लिविंग बॉडी में कैटालिस्ट के रूप में कैटालिटिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग बॉडी कौन कौन है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग बॉडी, कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी के कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन है, तो लिविंग बॉडी के कैटालिटिक मॉलिक्यूल या तो वो प्रोटीन होंगे या वो अवश्य ही न्यूक्लिक एसिड होगा। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो कह रहा है क्या कि कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन है जिनके लिए आरएनए कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, उनके लिए प्रोटीन कैटालिटिक मॉलिक्यूल नहीं बन सकता है। अब कहता है आरएनए बीइंग कैटालिटिक बाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब आरएनए जो कैटालिटिक मॉलिक्यूल होता है, वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। कैटालिटिक मॉलिक्यूल की विशेषताएं होती है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की विशेषताएं होती है। तो कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर रिएक्टिव या आप कहिए हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसको ये तो खुद तो रिएक्शन नहीं करता है, बट ये क्या करता है, अदर मॉलिक्यूल को लाता है और रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। तो रिएक्टिव होने के साथ साथ ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल ज्यादा कई जनरेशन तक आपस में नहीं,
कई जनरेशन तक बॉडी में प्रेजेंट नहीं रह सकता। न्यूक्लिक एसिड में ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए जो कई जनरेशन तक इनहेरिट नहीं हो सकता। सो अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या, डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। अब क्या हुआ, आरएनए मॉलिक्यूल क्या था, आरएनए मॉलिक्यूल क्या था, अनस्टेबल था, मोर रिएक्टिव था, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस, जेनेटिक लाइफ प्रोसेस को हेरिडेटरी लाइफ प्रोसेस करने में कैपेबल था। बाद में चलकर इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, तो आरएनए केमिकली मॉडिफाई हुआ, इसका केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। अर्थात क्या हुआ कि जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड था, राइबोस शुगर था, राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया। जब डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया तो ये अस्टेबल हो गया, है ना। जब आरएनए में केमिकल रिएक्शन हुआ, अर्थात आरएनए का राइबोस शुगर अब डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये क्या हो गया, अस्टेबल हो गया, अस्टेबल हो गया। इसके साथ साथ ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया और इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर आ गया। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो था, जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था, अब ये डबल स्ट्रैंडेड में बन गया, डबल स्ट्रैंडेड में बन गया। यानी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के अराउंड एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, जब इसका डीऑक्सीराइबोस हुआ, जब राइबोस से डीऑक्सीडाइज हुआ, राइबोस जब डीऑक्सीराइबोस में बदला, तो डीऑक्सीराइबोस में बदलने के साथ साथ इसमें एबिलिटी हो गई कि जो पहले जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड था, अब ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना पाने में सक्षम हो गया। जो क्या कह रहे थे कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था वो अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में कैपेबल हो गया, स्टेबल हो गया, कंप्लीमेंट्री बना, फर्दर रेजिस्ट एनी चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो अब कह रहा है क्या, देखिए जब राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस में बदला तो क्या क्या हुआ, जब राइबोस डीऑक्सीराइबोस में बदला तो क्या क्या हुआ कि इस दौरान इनेबल्स जेनेटिक मटेरियल 2, जब राइबोस डीऑक्सीराइबोस में बदला तो जेनेटिक मटेरियल को क्या किस किसी में कैपेबल बनाया, मेड लेस रिएक्टिव। अब ये बहुत कम रिएक्शन हुआ, साथ ही साथ इवॉल्विंग प्रोसेस, रेजिस्टेड इवॉल्विंग प्रोसेस, अब इसमें रिवॉल्विंग प्रोसेस नहीं हो पाया, जो इवॉल्व होना था वो नहीं हो पाया, आगे इनमें मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया। साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ रिपेयर की प्रोसेस अब इसमें संभव नहीं हो पाया। आरएनए में रिपेयरिंग प्रोसेस संभव था, जो जेनेटिक मटेरियल, आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिनमें रिपेयरिंग संभव है, इस मॉलिक्यूल की रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। साथ ही क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, मींस फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और ये क्या कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया। जो बेसिक एलिमेंट्री स्ट्रैंड था उस एलिमेंट्री स्ट्रैंड के अराउंड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया। इस तरह से जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल था, ये मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल में बदला। देखिए ये मान लीजिए ये आपका आरएनए था, अब इसमें ये क्या हो गया, मेन स्ट्रैंड था,
अब इसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, जैसे गुआनिन था तो गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री मोलिक्यूल साइटोसिन है, एडेनिन का थाइमिन है, थाइमिन का एडेनिन है, साइटोसिन का, तो कॉम्प्लीमेंट्री मोलिक्यूल जोड़ जोड़ कर वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड था वो अब डबल स्ट्रैंडेड में बना पाना संभव हुआ। द स्कीम सजेस्टेड दैट two strands would separate and act as template for synthesis of complementary molecule। अब कह रहा है क्या, हम लोग क्या समझे कि ये चेंज को रजिस्ट करने में, जो चेंज को रजिस्ट कर पा रहा था, इसके साथ साथ अब दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए का, जो दोनों स्ट्रैंड है, अब उसमें एबिलिटी आई कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, अब ये स्ट्रैंड में ये क्षमता आ गई कि ये स्ट्रैंड सेपरेट हो सकता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड जो मोलेक्यूल था, डबल स्ट्रैंडेड मोलेक्यूल अलग अलग स्ट्रैंड बना पाने में सक्षम हुआ। और जब ये अलग अलग स्ट्रैंड बनाया, जब ये अलग अलग स्ट्रैंड बनाया, तो अलग अलग स्ट्रैंड बनाने के बाद क्या हुआ, जो इन पे मोलेक्यूल था, मान लीजिए यहाँ गुआनिन है, फिर यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है। इस मान लो जो दो मोलिक्यूल था, जो दो स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड पर हुआ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री मोलिक्यूल था साइटोसिन, तो इस साइटोसिन के साथ जुड़ गया। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री था थाइमिन, तो यहाँ पर थाइमिन का स्ट्रैंड बन गया। फिर साइटोसिन है तो गुआनिन आ गया, थाइमिन है तो एडेनिन आ गया, साइटोसिन है तो गुआनिन आ गया, गुआनिन है तो साइटोसिन आ गया, थाइमिन एडेनिन आ गया, साइटोसिन जब गुआनिन आ गया, एडेनिन की जगह पर थाइमिन आ गया, गुआनिन आ गया। ऐसा करके एक दूसरा स्ट्रैंड भी बना पाना संभव हो सका। तो इस तरह से ये क्या हुआ, जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था, ये डबल स्ट्रैंडेड यानी दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में कैपेबल हो गया। यानी आगे चल करके हम देखें कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, यानी डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, डीएनए का देखिए दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ। इस स्ट्रैंड को अलग होने के बाद देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में ये कैपेबल हो गया। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस रहा, इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। आफ्टर कंप्लीशन रेप्लिकेशन each DNA molecule have one parental and one newly synthesized DNA। तो जब इनमें रेप्लिकेशन हुआ, जब दोनों टेम्पलेट सेपरेट हुए, दोनों टेम्पलेट अलग हुए, तो दोनों टेम्पलेट में एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहा और दूसरा सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रहा, यानी जो नया डीएनए मॉलिक्यूल हुआ ये इसमें संभव हो चुका, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहा और दूसरा सिंथेसिस स्ट्रैंड हुआ। और इस नाम को दिस स्कीम वाज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसको समझते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? उसकी कॉपी तैयार होना। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? कॉपी तैयार होना। जो इन समझे रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, जो एक स्ट्रैंड था उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने के बाद अब क्या हुआ कि जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ डीएनए मॉलिक्यूल बना। अब डीएनए मॉलिक्यूल में एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहा और दूसरा सिंथेसिस स्ट्रैंड हुआ। तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल हो गया और दूसरा सिंथेसिस हो गया, दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया। तो चूंकि इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड यानी एक स्ट्रैंड ऐसा था जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर कंजर्व था, जेनेटिक कैरेक्टर
कंजर्व था, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस था, न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस है, तो आप देखिए इसमें एक स्ट्रैंड जो 2 स्ट्रैंड आपका बना है, जो 2 स्ट्रैंड आपका बना है, उस स्ट्रैंड को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में तो पैरेंटल स्ट्रैंड है, यानी एक स्ट्रैंड का न्यूक्लिक एसिड तो पैरेंटल है, इस स्ट्रैंड का जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो पैरेंटल है, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पर का ये पैरेंटल नहीं है, नया बना है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है। तो कुछ जेनेटिक कैरेक्टर एक स्ट्रैंड का कुछ सीक्वेंस आधा तो कंजर्व है, पेरेंट से आता है, लेकिन आधा न्यू बनता है, इसीलिए हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। पूरी तरह से जेनेटिक मटेरियल कंजर्व नहीं है, पूरी तरह से रेप्लिकेशन कंजर्व नहीं था, तो इसमें कह रहा है कि आधा एक स्ट्रैंड पैरेंटल के कारण कंजर्व रहा, जबकि दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस हुआ, नया बना, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहें, इस तरह के रेप्लिकेशन को हम कहें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। वैसा रेप्लिकेशन जिसमें स्ट्रैंड का कुछ पार्ट यानी जो पार्शियली कंजर्व्ड होता है और पार्शियली न्यूली सिंथेसिस होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहेंगे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो इसमें बेसिक समझिए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब हुआ वन स्ट्रैंड टेकन फ्रॉम पैरेंटल डीएनए, एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल डीएनए से आया, वेयर एज other strand is formed by adding complementary nucleic acid, यानी एक स्ट्रैंड पेरेंट से लिया और दूसरा कंप्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड को जोड़कर, उसका कंप्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड को जोड़कर दूसरा स्ट्रैंड बना। तो इसमें क्या हुआ, कुछ कैरेक्टर तो कंजर्व रहे, कुछ कैरेक्टर पेरेंट से आए और कुछ कैरेक्टर नए बन गए, यानी कैरेक्टर न्यूली इवॉल्व हुआ, इसीलिए इसे हम लोग कहे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए स्ट्रैंड। अब कहता है, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात हो गई। अब कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है? आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कहते हैं? इट वाज शोन इन ई कोलाई में पहले देखा गया और बाद में प्लांट्स और ह्यूमन सेल में आया। तो कह रहा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA was first observed in किसमें? ई कोलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन कि ई कोलाई में डीएनए के रेप्लिकेशन का, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर पहले देखा गया, यानी पहले देखा गया कि डीएनए उसमें दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ और एक स्ट्रैंड पर के अराउंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना। मैथ्यू मिल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन, और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले कौन थे? मिशेल्सन एंड स्टॉल। करा क्या करा? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, ये तो पहले समझे कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड किसमें? ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल। मिशेल्सन और स्टॉल ने इसे पहले ऑब्जर्व किया। वे क्या किए? ई कोलाई को
15NH4Cl, यानी क्या कहते हैं हैवी स्टॉप ऑफ, वैसे अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किए जिसका नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिए। जो जनरल NH4Cl होता है इसमें नाइट्रोजन N14 होता है, यानी 14 एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट 14 वाला नाइट्रोजन मोलिक्यूल नाइट्रोजन एटम होता है। लेकिन यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस लिए N14 के जगह पर N15 लिए, जो NH4Cl लिए उसमें N15 लिए आज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स ऑफ मेनी जनरेशन, है ना, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड एकमात्र नाइट्रोजन सोर्स रहने दिए, एकमात्र नाइट्रोजन सोर्स, यानी उसको अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाले तो जो ई कोलाई लिया, ई कोलाई चूंकि बहुत रैपिडली ग्रो होता है, ई कोलाई तो बहुत रैपिडली ग्रो होता है, तो इसलिए फटाफट क्या किया, वो नाइट्रोजन को रिप्लेस हो गया, यानी N14 के जगह पर N15 आ गया, N14 के जगह पर N15 आ गया। रिजल्ट दैट 15N वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसिस DNA एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि जो न्यूली सिंथेसिस DNA था उसमें N14 के जगह पर N15 था। The heavy molecule could be distinguished from normal DNA by centrifugation। अब कह रहे हैं कि कैसे पता चला कि N15 ही था, N14 नहीं था, तो सिंपल किए, उसको सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन किए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो हल्का मॉलिक्यूल होगा वह दूर जाएगा और जो भारी मॉलिक्यूल होगा पास आएगा। तो देखे कि जब इसको सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूग करवाए, यानी गोल गोल घुमाए, तोड़े, टूटा उससे, तो क्या हुआ, 15N रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो नहीं है, 15N रेडियो आइसोटोप नहीं है, इसीलिए इसे आसानी से डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बीइंग नॉन रिएक्टिव N15 could be easily separated by सेंट्रीफ्यूगेशन जब किए तो क्या हो गया, आसानी से N14 और N15 अलग अलग हो गया। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूग किए तो N14 के साथ साथ N15 भी था, ट्रांसफर्ड उसको अब नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में रखे, इसको सेंट्रीफ्यूग किए, अब इसका स्ट्रैंड बना, इसको नॉर्मल में रखे और इसको वेरियस डेफिनिट टाइम इंटरवल पर मल्टीप्लाई होने दिए, तो देखे कि एक्सट्रैक्टेड जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना, तो उस स्ट्रैंड में फ्रॉम द कल्चर जनरेशन 15Na214 मीडियम दैट आफ्टर 20 मिनट ऑफ कोलाई डिवाइड। तो उन्होंने देखे कि जो नया स्ट्रैंड बना उसमें नाइट्रोजन बदल चुका था, N14 के जगह पर N15 आ गए, N14 के जगह पर N15 आ गए। और इसमें कुछ में जो नया और आगे अगर उसको फिर से मतलब रेप्लिकेट करवाए तो देखे कि मीडियम इंटरमीडिएट डेंसिटी का मॉलिक्यूल आ गया, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का डेंसिटी आ गया, यानी ना N15 था और ना N14 था, दोनों के बीच में। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन 40 मिनट, यानी 20 मिनट के बाद जब देखे तो N14 के जगह पर N15 था, रिप्लेस हो गया था। फिर अगला जनरेशन में हुआ, क्योंकि 20 मिनट में इनका जनरेशन होता है, तो सेकेंड जनरेशन में देखे हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए हो गया, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए दोनों का इक्वल अमाउंट रह गया। यानी पहले जनरेशन में तो N15 आया, सेकेंड जनरेशन में N14 हाइब्रिड हुआ और N14 रहा, और लाइट डीएनए। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन से किए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्रोमोसोम में कब किसने, विसिया फावा बीन्स पर टेलर और उनके कॉलीग ने।
टेलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? टेलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? परफॉर्म्ड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर ऑन विसिया फावा या फावा बीन पर एक्सपेरिमेंट किया। याद रखिएगा, फावा बीन पर किसने किया? फावा बीन पर टेलर ने किया। और अस्टॉल ने किस पर किया था? ई कोलाई पर। तो उन्होंने पाया कि डीएनए, क्रोमोसोम का डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन was experimentally पहले observed in E. coli by E. coli में किसने किया था? स्टॉल और मिशेल्सन ने, बाई मिशेल्सन एंड स्टॉल ने, and in fava beans by टेलर ने फावा बीन्स में देखा और फावा बीन्स में स्टडी करके सेमी कंजर्वेटिव नेचर को ऑब्जर्व किया। जैसे देखिए, पहले पैरेंट जीन था, पहले क्या था? पैरेंट जीन है ना ये। अब पैरेंट जीन है तो अब इससे दो अलग अलग स्ट्रैंड बना, है ना, डॉटर 1 बना। अब ये दो लिया, दो अलग अलग नेचर का लिया। जैसे इसमें है ना N14 था, अब इसमें N14 दिया और N15 दिया, तब क्या हो गया? देखिए, इसमें जब बना सेमी कंजर्वेटिव हुआ और फिर सेकंड डॉटर अलग अलग बन गया। यहाँ देखिए अलग अलग आ रहा है, देखिए दोनों कहा गया, ये देखिए ये आ रहा है। ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को ये वेरीफाई करता है ना। सेमी कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर ये तो अलग अलग रह गया, कंजर्वेटिव नेचर में तो अलग अलग हो गया। डिस्पर्सिव नेचर में दोनों मिल गया, डिस्पर्सिव में दोनों स्ट्रैंड में आ गया। कंजर्वेटिव नेचर में आपने जो डाला N14 और N15 डाला तो क्या हो गया? अलग अलग ही रह गया, डिस्पर्सिव में क्या हो गया? आपने N14 और N15 डाला तो क्या हो गया? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी दोनों स्ट्रैंड पर आ गया, डिस्पर्सिव था। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था? एक स्ट्रैंड N14 और एक स्ट्रैंड N15। मिशेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट वही था। देखिए ये क्या हो गया? एक N14 एक N15 का आ गया। तो इस तरह से मिशेल्सन ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को किया। अब कह रहा है मैसेनरी एंड एंजाइम। अब हम लोग मैसेनरी एंड एंजाइम की बात करेंगे। तो कह रहा है क्या? इन लिविंग सेल ई कोलाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इनको रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन तो ऐसे नहीं ना होगा, रेप्लिकेशन को तो इंड्यूस करना पड़ेगा। उसको इंड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होगा? कुछ एंजाइम्स चाहिए होगा, कैटालिस्ट चाहिए था। मेन एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज इंड्यूसेस डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किसके कारण संभव हुआ? डीएनए पॉलीमरेज के साथ। मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कहलाया। क्यों? इट यूज डीएनए टेम्पलेट टू कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये कैटालाइज करता है, कैटालाइज मतलब उसकी रिएक्शन को इंड्यूस करता है। इंड्यूस
प्रोसेस को बढ़ाता है, इंड्यूस प्रोसेस ऑफ डीएनए ऑफ पॉलीमेरिजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की पॉलीमेरिजेशन को इंड्यूस करता है। दीज एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट एंजाइम, ये बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है क्योंकि इनको बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड को बहुत ही कम समय में पॉलीमेराइज करना पड़ता है, यानी बहुत कम समय में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे डी-न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है। इसीलिए ये हाईली इफिशियंट है। डीएनए पॉलीमेरेज क्या है? हाईली इफिशियंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है, बहुत रैपिडली होता है। ई कोलाई में कितने बेस पेयर हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ई कोलाई में कितना है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अब देखिए 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को 18 मिनट में ही रेप्लिकेट करना है। उसके पास 18 मिनट ही टाइम है, अर्थात इस तरह से कह देंगे जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या हो गया? रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन is 4.6 × 10⁶ divided by 18 × 60, यानी नियरली अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के रेट से रेप्लिकेट करना होगा। ये डाटा याद रखिएगा। अब ये नहीं किसको डिवाइड करके आप चेक करिएगा, डिवाइड करें लगभग वही आएगा, बट आप सीधा याद रखिएगा। जब आपको एनसीईआरटी लिख दिया है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, तो कह रहा है क्या कि जो डीएनए रेप्लिकेशन किस रेट से रेप्लिकेट होता है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। नॉट ओनली डू दिस प्रोसेस हैव टू बी फास्ट, इसको केवल फास्ट ही नहीं होना है, इनको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी चाहिए। तो करा डीएनए पॉलीमेराइजेशन के कारण क्या हो सकता है कि रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट बी वेरी फास्ट as well as must be very accurate। बहुत फास्ट होने के साथ साथ बहुत एक्यूरेट भी होना है इसको। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन रिजल्ट इन म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कैसे होता है? म्यूटेशन कैसे पॉसिबल है? तो मिस्टेक ड्यूरिंग कहता है गलतियों से बहुत कुछ होता है, गलती से कुछ नया होता है, बशर्ते कि वो मिस्टेक ऑर्गेनाइज्ड हो, वो सिस्टमैटिक मिस्टेक हो। ऐसे गलती से एक्सीडेंट होता है, लेकिन सिस्टमैटिक अगर मिस्टेक होता है तो उससे नया इवोल्यूशन होता है ना। आप कह सकते हैं मिस्टेक इज द मदर ऑफ ऑल इवोल्यूशन। हर इवोल्यूशन मिस्टेक से ही इंड्यूस्ड होता है, बिना मिस्टेक के कोई एवोल्यूशन नहीं होता। तो कह रहा है मिस्टेक ड्यूरिंग जेनेटिक रेप्लिकेशन के दौरान जो मिस्टेक होता है लीड्स टू, इससे क्या होता है? लीड्स टू म्यूटेशन होता है, मतलब न्यू टाइप के जीन का फॉर्मेशन होता है। फर्दरमोर energetically replication is very expensive process।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल प्रोसेस। अब कह रहा है कि जो डी न्यूक्लियोराइबोफॉस्फेट है, ड्यू न्यूक्लियोराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो डी डीऑक्सीराइबोस डीऑक्सीराइबोस राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या क्या करता है, ये क्या क्या करता है, क्या क्या करता है? एक तो सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है जिस पर दूसरा स्ट्रैंड बनता है, सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है, और प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये सबस्ट्रेट के रूप में एक्ट करता है, सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है, मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड के रूप में काम करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, पॉलीमेरेज भी करता है। इनकी जो एनर्जी होती है हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। तो आप नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्ट एज सबस्ट्रेट and provide energy for replication, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यहाँ देखिए डीएनए पॉलीमेरेज है ना, पावल अल्फा डीएनए पॉलीमेरेज है, डीएनए लाइगेज तोड़ा, पॉलीमेरेज उसकी कॉपी तैयार किया। देखिए यहाँ अलग हो रहा है ना, ये अलग हो रहा है। फिर हो गया लैगिंग स्ट्रैंड है, ये डीएनए प्राइमेज है, डीएनए प्राइमर्स बना, ये प्राइमर्स बना और आपस में आगे जुड़ा। हम इस प्रोसेस को समझेंगे, इस प्रोसेस को समझेंगे। क्या कहता है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कह रहा है जो टू स्ट्रैंड्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इंटायर लेंथ एज इट इज वेरी हाई एनर्जी। यानी कह रहा है कि डीएनए का जो दो स्ट्रैंड हुआ, डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड बन रहा है, मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल है, पूरी लेंथ में आप डीएनए मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और इतनी एनर्जी आप नहीं दे सकते। अगर इतनी एनर्जी डीएनए को दे देंगे डीनेचुर्ड हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए सिस्टेमैटिकली करिएगा ना, इसको सिस्टेमैटिकली करिएगा। तो कह रहा है कि रेप्लिकेशन होता है वो हेलिक्स के छोटे से हिस्से में होता है जिसे कहते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉर्क। रेप्लिकेटिंग फॉर्क का मतलब क्या हो गया कि अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। रेप्लिकेटिंग फॉर्क small opening of DNA molecule, a small opening of DNA molecule जो आपका डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है ना, ये डीएनए ऐसा है ना, तो ये क्या हो गया कि डीएनए मॉलिक्यूल का स्मॉल ओपनिंग बना, छोटा सा हिस्सा बड़ा हो गया, ये हो गया, ये क्या कहलाया, डीएनए फॉर्क कहलाया, डीएनए फॉर्क। अब पूरा अलग नहीं हो सकता, पूरा ऐसे अलग नहीं हो सकता है ना, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। तो क्या कहता है कि डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, डीएनए का छोटा हिस्सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन।
अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ और पॉइंट्स आ गया जो हम लोग समझेंगे। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ और पॉइंट आ गया। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में क्या पॉइंट आ गया, तो कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज act on small part of DNA helix। इट क्या करता है, ओपन्स, इट फॉर्म्स रेप्लिकेशन फॉर्क बाई opening DNA molecule of a small part, DNA molecule। अच्छा, उसके साथ साथ क्या कहता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट्स इन 3' to 5' डायरेक्शन, इन one direction, that is 5' to 3' direction, acts in 5' to 3' डायरेक्शन। ये 5' से 3' डायरेक्शन में ही काम करता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे गया डीएनए पॉलीमरेज एक्ट इन 3' to 5' डायरेक्शन। तो देखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' डायरेक्शन में काम करता है, जिसके कारण टेम्पलेट 3' 5' पोलैरिटी का टेम्पलेट बनता है। द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस व्हाइल अदर टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5', दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें दो स्ट्रैंड बना, दो टेम्पलेट बना। एक कंटिन्यूअस हो गया जो 3' से 5' चला, दूसरा डिसकंटिन्यूअस पड़ा जो 5' से 3' की ओर चला। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेस्ड फ्रैगमेंट लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब कह रहा है क्या कि तो दो टेम्पलेट बना ना, एक ये तो कंटिन्यूअस टेम्पलेट बना, और दूसरा टेम्पलेट बना 3' to 5' डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट बना, छोटा टेम्पलेट बना, डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट बना। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट है, जो नया टेम्पलेट बना, डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट जो बना, जो टेम्पलेट कंटिन्यू नहीं था, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बना, तो डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट्स गॉट ज्वाइंड टुगेदर। ये जो टेम्पलेट हुए ये एक साथ जुड़े, गॉट ज्वाइंड टुगेदर। कैसे? बाई डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज का क्या काम है? तो डीएनए लाइगेज का काम है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, डिसकंटिन्यूअस डीएनए के टेम्पलेट्स को जोड़ना। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा? डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा जी? तो डीएनए लाइगेज ज्वाइंस डिसकंटिन्यूअस डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये जो डीएनए का फ्रैगमेंट बना, जो कंटिन्यू नहीं था, डिसकंटिन्यू था, इसको जोड़ा। आगे डीएनए पॉलीमरेज ऑन द अदर हैंड कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली। अब रेप्लिकेशन के बारे में यहां पर 2 पॉइंट आया। डीएनए रेप्लिकेशन, इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बनाइए। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैन नॉट इनिशिएट ऑफ देयर ऑन, कांट इनिशिएट ऑफ देयर ऑन, अपने आप शुरू नहीं हो सकता। ऑफ देयर ऑन, आपको गुस्सा अपने आप नहीं आता। गुस्सा का इंड्यूस करने वाला कोई ना कोई फैक्टर है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण गुस्सा आता है, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसके कारण गुस्सा, किसी को भी गुस्सा आता है। तो उसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप नहीं होता। क्या करता है? कंटिन्यूअस रीजन रैंडमली एट एनी प्लेस, है ना?
कैन नॉट बियर ऑन और कांट टेक प्लेस रैंडमली, कहीं से शुरू नहीं हो सकता, कांट टेक प्लेस रैंडमली। डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता। क्या कहता है? देयर इज डेफिनिट रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर इज डेफिनिट रीजन ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई वेयर ओरिजिन रेप्लिकेट। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इनिशिएट एट प्लेस कॉल्ड ओरी, प्लेस कॉल्ड ओरी, यानी इनिशिएट एट ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, टर्म्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी ओरी ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? प्लेस वेयर, प्लेस डेफिनिट रीजन वेयर ओरी, डेफिनिट रीजन वेयर, डेफिनिट रीजन वेयर replication of DNA इनिशिएट, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, इनिशिएट होता है, क्या कहलाता है? ओरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन provided by vector, origin of replication that a piece DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure requires vector। ओरी क्या है? अ वेक्टर। आप कह सकते हैं कि ओरी अ वेक्टर that initiate replication of DNA। ओरी a vector which initiate replication of DNA at definite region। किसी खास जगह पर क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। Furthermore, every details of replication is understood well in eukaryote। अब रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए takes place in S phase, synthesis phase of DNA cycle of cell cycle। ये सेल साइकिल के एस फेज में, सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होता है। ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है। फेलर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पोलीपोलाइडी मतलब काफी सारे डीएनए फॉक का आपस में जुड़ना। पोलीपोलाइडी क्या होता है? रिजल्ट्स ड्यू टू फेलर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस डायग्राम को समझिए। डीएनए रेप्लिकेशन देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। अब डीएनए पॉलीमरेज है, इसको तोड़ रहा है कहाँ? 3 प्राइम से 3 प्राइम से तोड़ रहा है। अब 3 प्राइम का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ना, यहाँ 3 प्राइम था तो 5 प्राइम बनेगा, तो अपोजिट इंसिस को तोड़ रहा है और 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड बना लिया। तो इस तरह से जो नया स्ट्रैंड बन गया, अभी हो गया दोनों स्ट्रैंड बन गया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया और ये सब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। अब ये कहता है ओकाज़की फ्रेगमेंट। अब इसमें दूसरा हिस्सा चला। अब यहाँ 5 प्राइम था, यहाँ 3 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम से ही शुरू होगा। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम का ही होगा।
और इस तरह से जो दो फ्रेगमेंट बनेगा, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, अभी है नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर